आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा देर आर स्पेसिफिक सेक्शंस जो रिपील्ड है, जो अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नहीं है। तो वो क्यों पार्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? बिकॉज पार्टनरशिप अब एक सेपरेट लॉ बन गया है। जो पार्टनरशिप के जितने भी ये प्रोविजंस हैं, ये सब पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे, बट अब पार्टनरशिप एक सेपरेट एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में वहां पे जितने सेक्शंस थे उस चैप्टर के, वो सब रिपील कर दिए गए हैं, वो सब ऑमिट कर दिए गए हैं वहां से, क्योंकि पार्टनरशिप अब एक सेपरेट एक्ट है। तो क्यों बनाया हमने पार्टनरशिप एक्ट को अलग से जब कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी था? क्योंकि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, इट वाज अ जनरल लॉ। अब जब हम पार्टनरशिप एक्ट को सेपरेटली ले आए हैं, सो नाउ इट हैज बिकम अ स्पेशल लॉ। नाउ इट हैज बिकम अ स्पेशल लॉ। नाउ द क्वेश्चन इज कि पार्टनरशिप होती क्या है? क्वेश्चन इज कि पार्टनरशिप होती क्या है? जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग मिलकर दे प्लान टू डू अ बिजनेस टुगेदर, दे प्लान टू डू अ बिजनेस टुगेदर, देन वी से कि उन लोगों के बीच में पार्टनरशिप है। देन वी से कि उन लोगों के बीच में पार्टनरशिप है। वो सिर्फ एक अग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं कि यस विल डू दिस बिजनेस और वी प्लान टू डू सो। अब वो एक्चुअल में कर रहे हैं। देयर इज अ रिलेशनशिप दैट इज बीइंग डेवलप्ड। देयर इज अ रिलेशनशिप दैट इज बीइंग डेवलप्ड। उनके बीच में सिर्फ एक अग्रीमेंट नहीं है, एक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। नाउ दे आर गोइंग टू शेयर व्हाट द प्रॉफिट्स दैट आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दैट बिजनेस। नाउ दे आर गोइंग टू शेयर द प्रॉफिट्स दैट आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दैट बिजनेस। तो पार्टनरशिप को हम एजेंसी भी कह देते हैं, क्योंकि दो लोग या दो से ज्यादा लोग मिलकर यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। सो दे एक्ट एज ए एजेंट फॉर वन अनदर। दे एक्ट एज अ एजेंट फॉर वन अनदर। इसलिए पार्टनरशिप को एजेंसी भी कहा जाता है। So now these two or more people, they are sharing the trust between them that we will do a business together. वो लोग प्रॉफिट्स शेयर करेंगे जो भी उनके बिजनेस से जनरेट होगा, एंड दे विल एक्ट एज अ एजेंट फॉर वन अनदर। इसलिए हम पार्टनरशिप को एजेंसी भी कह देते हैं। इन्हीं सब रीजंस की वजह से आया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। अब जब ये स्पेशल लॉ है, नाउ दैट इट इज अ स्पेशल लॉ अब हमारे पास है, सो इट प्रिवेल्स ओवर द जनरल लॉ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल को जाके पार्टनरशिप एक्ट का कोई प्रोविजन है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई प्रोविजन है, उन दोनों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट आता है, सो द पार्टनरशिप रूल विल प्रिवेल, क्योंकि वो एक स्पेशल लॉ है। जहां पर भी पार्टनरशिप छुपी होती है तो ऑटोमेटिकली वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट है। जहां पर भी पार्टनरशिप होती है वहां पर ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज पार्टनरशिप। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर दे डिसाइड दैट दे विल कंडक्ट अ बिजनेस टुगेदर, सो दैट इज व्हाट इज अ पार्टनरशिप। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि इस एक्ट में कितने सेक्शंस हैं और हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके अंदर 74 सेक्शंस हैं। देयर आर 74 sections, 2 schedules, and 8 chapters. And 8 chapters. कितना क्या है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर? देयर आर 74 सेक्शंस, 2 schedules हैं एंड द एंड ऑफ द एक्ट, और 8 चैप्टर्स हैं। आज हम सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी रखेंगे क्लास को, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड जो इसके कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल है। ठीक है, क्या कहता है पार्टनरशिप एक्ट? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932, an act to define and amend the law relating to what? Relating to partnership. Relating to partnership. क्या बताएगा हमें एक्ट? ये हमें पार्टनरशिप के प्रोविजंस बताएगा। ठीक है, क्या कहते हैं हम इस एक्ट को? दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932. इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, and it shall come into force on date of 1st October 1932, एक्सेप्ट सेक्शन 69 जो 1933 में आया था। जो 1933 में आया था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूरा पार्टनरशिप एक्ट तो इन फोर्स आ गया था 1 अक्टूबर को, पर सेक्शन 69 कब आया था?
नेक्स्ट ईयर आया था, 1933 में आया था, 1933 में आया था। सो इस एक्ट का पूरा नाम क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पूरे इंडिया पे लागू होता है ये, और 1 अक्टूबर 1932 से ये इफेक्टिव है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द डेफिनेशंस पार्ट, कि क्या क्या डिफाइन करता है हमारा पार्टनरशिप एक्ट, क्या क्या डिफाइन करता है। यहाँ तक कोई भी डाउट है? नो मैम। ठीक है, ठीक है। क्या कहता है डेफिनेशंस? देयर आर 5 definitions that have been given in the act. 5 definitions हैं। In this act, unless there is anything repugnant in the subject or context. इन वाले वर्ड्स का क्या मीनिंग होगा? कौन से वर्ड्स हैं? एन एक्ट ऑफ अ फर्म, फर्म का एक्ट किसको माना जाएगा? एनी एक्ट या ओमिशन बाय ऑल द पार्टनर्स, या फिर किसी एक पार्टनर का, या फिर एजेंट ऑफ द फर्म, which gives rise to a right enforceable by or against the firm. तो एक्ट ऑफ फर्म क्या होता है? व्हाट इज एन एक्ट ऑफ फर्म? कोई भी या तो एक्ट हुआ हो या कोई ओमिशन भी हुआ हो। जरूरी नहीं है कि एक्ट हमेशा पॉजिटिव एक्ट हुआ होगा, हो सकता है कोई ओमिशन को भी वो कह रहे हैं कि इट विल बी द एक्ट ऑफ द फर्म। किसका एक्ट या किसकी ओमिशन? या तो उसके सारे पार्टनर्स की, या फिर किसी एक भी पार्टनर की, या फिर अगर फर्म का कोई एजेंट भी है, अगर उसने कोई भी ऐसा काम किया है जिससे कोई राइट्स अराइज होते हैं, जिससे कोई राइट्स अराइज होते हैं, भले ही फर्म के फेवर में, भले ही फर्म के अगेंस्ट, तो हम उसको एक्ट ऑफ द फर्म मानेंगे, तो हम उसको एक्ट ऑफ द फर्म मानेंगे। एक्शन को भी मान रहे हैं, ओमिशन को भी मान रहे हैं, सारे पार्टनर्स का भी, किसी एक पार्टनर का भी, या फिर अगर फर्म का कोई एजेंट है उसका भी कोई एक्ट या ओमिशन है, तो वो भी एक्ट ऑफ द फर्म माना जाएगा, तो वो भी एक्ट ऑफ द फर्म माना जाएगा। नेक्स्ट देयर इज बिजनेस। क्या करेंगे सारे पार्टनर्स मिलकर? बिजनेस करेंगे। व्हाट इज बिजनेस? इट इज डिफाइनिंग इट एज अ, किसी चीज की ट्रेडिंग भी हो सकती है, कोई भी ऑक्यूपेशन हो सकता है, कोई भी प्रोफेशन भी हो सकता है, इट मे बी अ सीए फर्म। तो वो डिफाइन कर रहा है कि बिजनेस में मैं क्या क्या इंक्लूड करूंगा। बिजनेस में मैं ट्रेडिंग भी इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं ऑक्यूपेशन को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, और मैं प्रोफेशन को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है। देन देर इज प्रिस्क्राइब। इट इज अ वेरी जनरल डेफिनेशन। प्रिस्क्राइब का मतलब यही है, जो भी रूल्स इस एक्ट के अंदर दिए हुए हैं उन्हें हम प्रिस्क्राइब कह रहे हैं। जो भी रूल्स इस एक्ट के अंदर दिए हुए हैं, दे आर कॉल्ड एज प्रिस्क्राइब। देन देर इज फोर्थ डेफिनेशन, दैट इज योर थर्ड पार्टी। क्या है थर्ड पार्टी? It is used in relation to a firm or a partner therein. Means any person who is not a partner in the firm. अगर A और B मिलकर एक फर्म बना रहे हैं and there is this person C, so ये थर्ड पार्टी है। अगर कोई D है तो वो भी थर्ड पार्टी है। कोई भी इंसान जो फर्म का पार्टनर नहीं है, कोई भी इंसान जो फर्म का पार्टनर नहीं है, उसको हम कह रहे हैं थर्ड पार्टी। ई डेफिनेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। क्या कहता है ई? एक्सप्रेशंस यहाँ पर जो यूज्ड हैं, जितने भी एक्सप्रेशंस पार्टनरशिप एक्ट में यूज्ड हैं पर डिफाइंड नहीं है, तो हम उनका मीनिंग कहाँ से ड्रॉ करेंगे? हम उनका मीनिंग ड्रॉ करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। वी विल ड्रॉ द मीनिंग ऑफ सच एक्सप्रेशंस फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्योंकि अब देखो यहाँ पे सिर्फ इन्होंने 4 डेफिनेशंस दी है, पूरे एक्ट में बहुत सारी टर्म्स ऐसे यूज हुई होंगी जो यहाँ पर अब डिफाइन नहीं है। तो वो यही कह रहा है कि जो भी चीजें खुद पार्टनरशिप एक्ट नहीं डिफाइन कर रहा है, आप उसका मीनिंग लोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, प्रोवाइडेड वो वहां पे डिफाइंड है, प्रोवाइडेड वो वहां पर डिफाइंड है। सो दीज वर द 5 डेफिनेशंस जो पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड करता है। पहला है एक्ट ऑफ द फर्म, कोई भी एक्शन या ओमिशन पार्टनर का, किसी एक पार्टनर का या सारे पार्टनर्स का, या फिर अगर कोई एजेंट भी है तो उसकी भी एक्शन और ओमिशन को एक्ट ऑफ फर्म कह रहे हैं। बिजनेस में क्या आ रहा है? कोई भी ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन आ रहा है। प्रिस्क्राइब, जो रूल्स दिए हुए हैं। थर्ड पार्टी, जो भी इंसान फर्म का पार्टनर नहीं है वो थर्ड पार्टी है। और जो चीजें यहाँ पर डिफाइंड नहीं है पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है, तो हमें उनका मीनिंग वहीं से उठाना है। दिस इज व्हाट द डेफिनेशन पार्ट सेज। दिस इज द बेस, जो भी हम अब आगे बातें करेंगे और समझेंगे, दिस इज द बेस फॉर द पार्टनरशिप। ठीक है, यहाँ पर किसी भी डेफिनेशन में कोई भी डाउट?
No, ma'am. Okay, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। जब भी किसी एक्ट में स्टेट अमेंडमेंट्स दिए होते हैं, तो इफ अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, अब अगर जैसे जुडिशरी के एग्जाम से तो वो स्टेट वाइज होते हैं, तब आप स्टेट अमेंडमेंट पढ़ते हो अगर आप उस स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो। वरना स्टेट अमेंडमेंट्स में ज्यादा पढ़ने की कोई नीड नहीं रहती है। ठीक है। कोई अगर पर्टिकुलर स्टेट है और वहां पे पार्टनरशिप आ रहा है, तब आप उस स्टेट का अमेंडमेंट पढ़ लेते हो। रादर आप जनरल लॉ समझते हो पहले। ठीक है। देन नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है। Now let us understand what is definition of partnership. Partner, firm and firm name, चारों टर्म्स अलग से एक सेक्शन में डिफाइंड है। सेक्शन नंबर 4 में क्या है डेफिनेशंस पार्टनरशिप का डेफिनेशन। पार्टनरशिप इज द relation between the persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। क्या कह रहा है वो पार्टनरशिप की डेफिनेशन में? इट इज द रिलेशनशिप, जितने भी लोग एंटर हुए हैं पार्टनरशिप में, नाउ दैट दे हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, तो वो एक पार्टनरशिप फॉर्म हो रही है। इट इज अ पार्टनरशिप दैट इज बीइंग फॉर्म्ड। अब जरूरी नहीं है कि उस पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स एक्टिवली काम कर रहे हैं। अगर कोई एक पार्टनर किसी और के बिहाफ पर भी काम कर रहा है, देन ऑल्सो इट विल बी टर्म्ड एज अ पार्टनरशिप। देन ऑल्सो इट विल बी टर्म्ड एज अ पार्टनरशिप। Those minimum two people that are required to form a partnership. Minimum there are two people that are required to form a partnership. कैसे बनती है पार्टनरशिप? पार्टनरशिप बनेगी अग्रीमेंट से। पार्टनरशिप बनेगी अग्रीमेंट से। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज पार्टनर। Persons who have entered into the partnership with one another आर इंडिविजुअली टर्म्ड एज पार्टनर्स। अगर ए बी और सी और डी ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम बिजनेस करेंगे, विल शेयर द प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट, दे हैव फॉर्म्ड अग्रीमेंट, तो ये ए बी सी डी को हम इंडिविजुअली क्या बुलाएंगे? पार्टनर्स। और कलेक्टिवली आप इन लोगों को क्या बुलाओगे? दे आर फॉर्मिंग अ फर्म। दे आर फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप फर्म एंड कलेक्टिवली अ फर्म। अगर मुझे ए से बात करनी है तो आई टर्म हिम एज अ पार्टनर, मुझे चारों से बात करनी है तो आई टर्म देम एज अ फर्म, and the name under which their business is being carried on is called the firm name। जिस नाम से वो काम कर रहे हैं उन उसको आप कहोगे firm name। तो these are the four definitions that are provided under section number 4। partnership, partner, firm, firm name। partnership क्या है? It is the relationship between the people who have agreed to carry out the business together। individually we are calling them partner, collectively we are calling them a firm, और जिस नाम से वो लोग काम कर रहे हैं we are terming it as a firm name। So there is a relationship between these people। कोई आर्टिफिशियल इंसान आकर अब ई कह दे कि मैं भी इस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा हूं, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। The relation of partnership arises from a contract and not from the status। नॉट फ्रॉम द स्टेटस। अब ये स्टेटस वाली बात यहाँ पे क्यों लिखी है? इट इज एक्सप्लेन्ड अंदर ही उसके। एंड इन पर्टिकुलर द मेंबर्स ऑफ द HUF, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज होती हैं, कैरिंग ऑन अ फैमिली बिजनेस एज सच, or a Burmese Buddhist husband and wife carrying on a business as such are not partners in such business। Are not partners in such business। तो पार्टनरशिप कभी भी किसी स्टेटस से अराइज नहीं होती है। इट ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। जस्ट बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, अब अगर फैमिली बिजनेसेस जो लोगों के होते हैं, जस्ट बिकॉज अ पर्टिकुलर पर्सन इज अ मेंबर ऑफ सच फैमिली डजंट automatically become a partner in that business।
doesn't automatically become a partner in that business. They need to form a contract. There should be a formal agreement. Yes, that we are forming a partnership. Yes, we are forming a partnership. तो कभी भी जो पार्टनरशिप है, इट नेवर अराइजेस फ्रॉम स्टेटस, इट अराइजेस बाय द पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए हमें मिनिमम 2 लोग चाहिए. ठीक है. देन देयर हैज टू बी एन अग्रीमेंट बिटवीन देम. स्टेटस से नहीं होगा, बर्थ राइट से भी नहीं होगा, जस्ट बिकॉज यू आर बोर्न इन अ पर्टिकुलर फैमिली, उससे भी नहीं होगा. अग्रीमेंट हैज टू बी देयर. अब दैट अग्रीमेंट कैन बी रिटन ऑल्सो, इट कैन बी ओरल ऑल्सो. ठीक है. देयर हैज टू बी एन अग्रीमेंट. अग्रीमेंट बिजनेस के लिए होना चाहिए, चैरिटी के लिए नहीं बनती है पार्टनरशिप फॉर्म. इट हैज टू बी फॉर अ बिजनेस. बिजनेस अगेन हमने ऊपर पढ़ा, कोई भी ट्रेड हो सकता है, कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन हो सकता है. Then there has to be sharing of profits between the partner. Then there has to be sharing of profits between the partners. Obviously अगर कल को बिजनेस में जाके लॉस हो जाता है तो वो उसको शेयर करेंगे, वो उसको शेयर करेंगे. सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग से नहीं बनती है पार्टनरशिप. दैट इज ऑल्सो इम्प्लाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ. There has to be a mutual agency between the partners. There has to be a mutual agency between the partners. अब हमें देखने हैं एसेंशियल एलिमेंट्स हमारे. जितना हमें 4 और 5 बता रहे हैं तो उससे हम ड्रॉ कर सकते हैं कि नाउ व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप. सबसे पहला है, देयर हैज टू बी रिलेशन बिटवीन पर्संस. देयर हैज टू बी relationship between the persons, that and these persons minimally have to be 2. Then secondly, there has to be an agreement between them. Secondly, there has to be an agreement between them. It is not created by status. It is not created by status. There has to be an agreement between them. ये agreement oral भी हो सकता था, ये agreement written भी हो सकता है. Then किस लिए agreement हो रहा है? ये business के लिए हो रहा है. अब वो trade हो सकता है, वो occupation भी हो सकता है, और वो एक प्रोफेशन भी हो सकता है. चैरिटी के लिए आप नहीं बनाते हो पार्टनरशिप. देन देयर हैज टू बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स बिटवीन देम. देन देयर हैज टू बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स बिटवीन देम. लॉसेस इम्प्लाइड होते हैं. लॉसेस इम्प्लाइड होते हैं कि कल को अगर बिजनेस में जाके लॉस भी हो गया तो देन दीज पीपल विल शेयर दोज लॉसेस. एंड लास्टली, देयर हैज टू बी अ mutual agency between them. There has to be a mutual agency between them. This is the soul of partnership. This is the soul of partnership. क्या मतलब है mutual agency का? कि हर पार्टनर, अगर A, B और C मिलके पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं तो A is the agent of B and C and vice versa. सब एक दूसरे के एजेंट्स भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं. अगर ए कल को कोई एक्ट करता है तो बी एंड सी आर बाउंड बाय दैट एक्ट. बी एंड सी आर बाउंड बाय दैट एक्ट. कल को बी कोई एक्ट करता है तो ए एंड सी बाउंड हो जाएंगे. सी कोई एक्ट करता है तो ए और बी बाउंड हो जाएंगे. दे ऑल आर म्यूचुअल एजेंट्स ऑफ ईच अदर. एक का एक्ट दूसरे को बाइंड करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा. जो ये म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट है, दिस वाज लेड डाउन इन द केस ऑफ कॉक्स वर्सेस हिकमैन 1860. यहां पर क्या कहा था इन्होंने? दैट प्रॉफिट शेयरिंग alone does not form a partnership. There has to be mutual agency between the partners. So these were the essential elements of a partnership. ये है हमारे essential elements of a partnership.
सेक्शन 5 में हमने क्या पढ़ा, दैट इट इज नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। जस्ट बिकॉज कभी हस्बैंड वाइफ है या फादर सन रिलेशनशिप है या HUF मेंबर्स हैं, इट डज नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप. देयर हैज टू बी एन अग्रीमेंट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप. देयर हैज टू बी एन अग्रीमेंट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप. एनी डाउट टिल हियर? No, ma'am. Then let us move forward to the next section. नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 6, मोड्स ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप. पता कैसे चलेगा कि पार्टनरशिप है या नहीं? सेक्शन नंबर 6, मोड्स ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप. क्या देखता है कोर्ट टू डिटरमाइन कि वहां पर पार्टनरशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं? कोर्ट देखती है आपका रियल इंटेंशन. कोर्ट देखती है द रियल इंटेंशन की वेदर इट इज अ पार्टनरशिप सेटअप और नॉट. म्यूचुअल एजेंसी चेक करता है कि वो है या नहीं. कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज होता है पार्टनरशिप फॉर्म में? नाम आप कुछ भी रखो, बट कोर्ट क्या देखता है, व्हाट इज द रियल इंटेंशन बिहाइंड इट. तो लेट्स रीड द सेक्शन नाउ. In determining whether a group of partners is not a firm, in determining whether a group of person is or is not a firm, or whether a person is or is not a partner in the firm. जो भी लोग कोर्ट के सामने है कि वेदर वो पार्टनरशिप बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, या वो खुद पार्टनर है या नहीं, रिगार्ड शैल बी हैड टू द रियल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज. रियल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज एज शोन बाय ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स टेकन टुगेदर. जो भी फैक्ट्स कोर्ट के सामने हैं उनको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट डिसाइड्स कि क्या रियल इंटेंशन था, पार्टनरशिप थी या नहीं थी. कोर्ट चेक्स द रियल इंटेंशन बिहाइंड इट. The sharing of profit or of gross returns arising from property by persons holding a joint or common interest does not itself make such persons partners. Just because कोई property है और उसमें से जो profit आ रहा है, people are sharing that, doesn't mean कि वो partners हैं. Doesn't mean that they are partners. The receipt by a person of a share of a profit of a business or of a payment contingent upon the earning of profit or varying with the profit earned by a business does not of itself make him a partner. Just because a person has received something, उसके पास कोई payment received है, doesn't make him a partner in that venture. Doesn't make him a partner in that venture. Court has to see the real intention behind it. अब कैसा हो सकता है वो, एंड इन पर्टिकुलर द रिसिप्ट ऑफ सच शेयर और पेमेंट. वो उसने आपको एक्सप्रेसली सिचुएशंस बता दी हैं कि ऐसे ऐसे अगर होता है तो दैट डज नॉट इटसेल्फ मेक दैट पर्सन अ पार्टनर. जस्ट बिकॉज उसको कोई पैसा मिला है, अब वो किसी भी फॉर्म का हो सकता है, डजंट इटसेल्फ मेक हिम अ पार्टनर. डजंट इटसेल्फ मेक हिम अ पार्टनर. व्हाट इज चेक्ड इज द रियल इंटेंशन, रियल रिलेशन. क्या एस्टैब्लिश करना चाहते थे, क्या एस्टैब्लिश करना चाहते थे, दैट इज चेक्ड. अब ये प्रॉपर्टी वाली बात कही है इन्होंने, जस्ट बिकॉज की देयर इज अ प्रॉफिट, उसमें से प्रॉपर्टी में से जो प्रॉफिट आया वो 4 लोगों के बीच में बटा, डजंट इटसेल्फ मेक देम पार्टनर्स. डजंट इटसेल्फ मेक देम पार्टनर्स. बट अब अगर यही चीज रिकरेंटली हो रही हो, अब वो लोग काम ही प्रॉपर्टी का कर रहे हैं, बार बार उनको लोगों को पैसा आ रहा है, बार बार ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वही 4 हिस्सों में बट रहा है, लॉस हुआ तो भी और प्रॉफिट हुआ तो भी, देन आप कह सकते हो कि वो पार्टनरशिप है. बट अगेन कोर्ट रियल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश क्या करना चाह रहे थे वो लोग आपस में मिलके, दैट इज चेक्ड. कि क्या वो एक टाइम ट्रांजैक्शन थी या वो बार बार ऐसा हो रहा है. सो दैट इज ऑल चेक्ड. दैट इज ऑल चेक्ड एंड द रियल इंटेंशन डिसाइड्स कि क्या पार्टनरशिप बनाना चाह रहे थे वो लोग या नहीं बनाना चाह रहे थे. देन देयर इज पार्टनरशिप एट विल. देन देयर इज पार्टनरशिप एट विल. वेरी इजी कॉन्सेप्ट. कुछ नहीं होता पार्टनरशिप एट विल. पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है मन मर्जी. मन मर्जी. जहां पे कोई प्रोविजन ही नहीं है,
when there is no provision made by the contract between the parties, कि हम कितने टाइम तक के लिए पार्टनर हैं, या क्या पर्पस है हमारी पार्टनरशिप का, या कोई टर्मिनेशन का उन लोगों ने डिसाइड नहीं किया है, देन दैट पार्टनरशिप इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप एट विल। क्या मतलब है? पार्टनरशिप बनाई ए बी और सी ने, अब नहीं पता 1 साल के लिए बनाई, 2 साल के लिए बनाई, 3 साल के लिए बनाई, या हमेशा के लिए बना दी, कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। किस पर्पस के लिए बनाई वो भी क्लियर नहीं है, कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए नहीं बना रहे हो आप पार्टनरशिप। देन देयर इज नो मोड ऑफ टर्मिनेशन, कोई मोड ऑफ टर्मिनेशन नहीं है कि कैसे हम किसी पार्टनर को टर्मिनेट करेंगे इसमें। जब ये तीनों चीजें नहीं होती किसी कॉन्ट्रैक्ट में बिटवीन द पार्टनर्स, वो अपनी मर्जी से कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप एट विल। अपनी मन मर्जी से, आज है कल नहीं है, कल है कल फिर से हो गए। सो दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल, जहाँ पे तीन चीजें हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नहीं है, एंड देन देर इज नो मोड ऑफ टर्मिनेशन, देन देर इज नो मोड ऑफ टर्मिनेशन। आप जब चाहो अपनी मर्जी से छोड़कर जा सकते हो, देन इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप एट विल। देन देर इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जब आप किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए अपनी पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हो, देन इट इज कॉल्ड एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जब किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप बनती है, इट माइट बी फॉर अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई फिल्म प्रोडक्शन हो सकती है। जब आप किसी एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए अपनी पार्टनरशिप बनाते हो, देन दैट इज कॉल्ड एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। काम खत्म हो जाएगा तो वो पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाती है, वो पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। A person may become a partner with another person in a particular adventure or undertaking. This is what is particular partnership. That is what is particular partnership. So this was all about एक basic introduction की partnership होती क्या है and the basic concepts behind it.